हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का साइंस का विज्ञान का चैप्टर 2 अध्याय नंबर 2 जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का जितने भी एमसीक्यू टाइप से क्वेश्चन हैं, जितना भी बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीट करने वाले हैं। बच्चों, जो आप लोग का इसमें एग्ज़ाम होने वाला है टर्म 1 का, वो आप लोग का एग्ज़ाम कब होने वाला है? नवंबर दिसंबर में, ठीक है। और वो भी कैसा होगा? ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन होगा। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरा सिलेबस के आधार पे इसका पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है। न्यू सिलेबस पे पूरा का पूरा आधारित है, ठीक है। आइए हम लोग एक बार रिमाइंड करवा देते हैं, आप लोग को सिलेबस याद होगा, और नहीं याद है तो हम एक बार सिलेबस को दिखा दे रहे हैं, ठीक है। देखो सिलेबस में क्या है, साइंस सिलेबस को हमने पहले यहाँ नोट कर लिया है एक बार, ठीक है, टर्म 1 के लिए, 10वीं क्लास के लिए, ठीक है। तो देखिए आप लोग का यहाँ पे जो विज्ञान है 3 पार्ट में बांटा गया, ये तो पता होगा आप लोग को, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स, ठीक है। तो केमिस्ट्री में अगर आप लोग देखते हैं तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पहला चैप्टर को लिया गया है। अम्ल, क्षारक एवं लवण, ये भी आप लोग का टर्म 1 में आएगा, ठीक है। धातु, अधातु, और कौन सा है यहाँ पे, फिजिक्स से 2 चैप्टर लिया गया है, प्रकाश का प्रवर्तन अपवर्तन, मानव नेत्र का रंग बिरंगा संसार, ठीक है, 2 चैप्टर यहाँ से लिया गया। और बायोलॉजी से 3 चैप्टर लिया गया है, जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषित प्रबंधन, ठीक है। तो इतने सारे चैप्टर टर्म 1 के लिए हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण है, ये पिछले वीडियो में आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये मैंने कंप्लीट करवा दिया हूँ, ठीक है। आज हम लोग जो कंप्लीट करने वाले बच्चों, वो अम्ल, क्षारक एवं लवण, ठीक है। इसके बाद की जो वीडियो आने वाली है आप लोग का प्रकाश का प्रवर्तन तथा अपवर्तन, यहाँ से, ठीक है। इसके बाद जितने भी छूटे हैं हम लोग एक एक करके, डे बाय डे करके सारे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं, ठीक है। ये पूरा न्यू सिलेबस पर आधारित है बच्चों, ठीक है। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन आप लोग का क्या दिया हुआ है, एक प्राकृतिक सूचक है, ठीक है। तो इसमें से आपको बताना है प्राकृतिक सूचक मेथिल ऑरेंज है, या फिनोल्फथेलिन है, या फिर लिटमस है, या इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, लिटमस। अब ये क्यों होगा? क्योंकि ये बच्चों प्राकृतिक सूचक का बात कर रहा है। देखो ये सूचक क्या होता है, जिसमें से अम्ल और क्षारक और लवण को हम लोग पहचानते हैं। तो मेथिल ऑरेंज से भी पहचानते हैं, और ये फिनोल्फथेलिन से भी पहचानते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग को क्या पूछ दिया क्वेश्चन में? प्राकृतिक सूचक, यानी नेचुरल टाइप से। तो नेचुरल टाइप से जो होता है बच्चों, वो लिटमस होता है। क्या होता है? लिटमस, जो लीचेन नामक पौधा से निकाला जाता है। क्यों है ना, ये क्या है आप लोग का, नेचुरल है एक तरह से, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है, नीले पत्र को लाल कर देता है। तो नीले लिटमस पत्र को लाल कौन कर देता है बच्चों? अम्ल, या भस्म, या क्षार, या लवण? तो आप लोग को बताना है इसमें सही उत्तर। नीले लिटमस को लाल कर देता है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, जो नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है, लाल कर देता है, वो क्या होता है बच्चों? वो अम्ल होता है। क्या होता है? अम्ल होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, लाल पत्र को नीला कर देता है, यानी कि लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है बच्चों? नीला कर देता है। तो ये क्या है, अम्ल है या क्षारक है? भस्म यानी क्षारक, और तीसरा लवण है, या इनमें से कोई नहीं? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, भस्म, ठीक है, यानी कि क्षारक। क्षारक क्या करता है ना, लाल लिटमस पत्र को क्या कर देता है? नीला कर देता है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन को। क्या लिखा हुआ है अगला क्वेश्चन, सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं। तो सभी अम्ल जल में घुलकर क्या प्रदान करते हैं? OH- आयन, H+ आयन, या इलेक्ट्रॉन, या फिर न्यूट्रॉन? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी H+ आयन। जितने भी अम्ल है वो क्या करते हैं, जैसे अम्ल में आप लोग का HCl हो जाएगा, है ना, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, ये सब अगर जल में घुल जाता है बच्चों, तो ये क्या होता है? H+ आयन उत्पन्न करता है। इसीलिए इससे क्या होता है? विद्युत प्रवाहित होती है, ठीक है। चलो आगे आते हैं हम लोग 5 नंबर सवाल में। क्या लिखा हुआ है 5 नंबर सवाल अगर हम लोग देखते हैं, भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन उत्पन्न होता है, ठीक है, यानी कि क्षारक के जलीय विलयन में कौन सा आयन उत्पन्न होता है? तो H+, या H-, या OH-, या OH+। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, OH-, ठीक है। 2 चीज बताएं, ठीक है। एक बताएं अम्ल क्या करता है? H+ आयन उत्पन्न करता है ना, क्या करता है? H+ आयन। और क्षारक क्या करता है? क्षारक यानी भस्म, है ना,
क्षारक जो होता है वो OH माइनस आयन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। आगे आते हैं हम लोग, एक फिगर बनाया हुआ है, इस फिगर को आराम से समझिएगा क्या है। ठीक है, एक तरह से ये pH स्केल है। ये क्या होता है ना बच्चों, ये अम्ल, क्षारक और लवण को मापता है। pH स्केल में 1 से लेके 14 तक का गिनती लिखी हुई होती है। ठीक है, अगर बात करें बीच में, तो बीच में कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, और 7 से जितना भी कम होता है बच्चों, वो क्या होता है, अम्ल होता है। क्या होता है, अम्ल, है ना, अम्ल। एक बार लिख देते हैं, अम्ल। ठीक है, ये 7 से जितना भी कोई भी चीज़ का, कोई भी विलयन का अगर pH मान 7 से कम हो तो वो हमेशा क्या होगा, अम्ल होगा। ठीक है, और 7 से अधिक बच्चों क्या बताएं, 7 से अधिक अगर किसी भी विलयन का pH मान अगर होगा 7 से अधिक, 8, 9, 8.5, 9.5 कुछ भी रहा, ठीक है, 14 के अंदर, तो ये क्या होता है बच्चों, वो क्षारक होता है ना। क्लियर हो रहा है ना। चलो अब यहाँ पे आते हैं हम लोग कि अगर 7 का बराबर हो तो क्या होगा। देखो 7 से कम अम्ल ठीक है, 7 का ज़्यादा क्षारक ठीक है, लेकिन अगर 7 के बराबर हो तो, 7 के जब बराबर हो तो बच्चों उसको बोलते हैं हम लोग उदासीन यानी लवणीय बोलते हैं। ठीक है, क्लियर हो रहा है ना। अब अगर बात करते हैं हम लोग कि अगर किसी भी विलयन का pH मान 5 है तो बताओ अम्ल होगा या क्षारक होगा। तो तुरंत आप कहेंगे कि अम्ल होगा, क्योंकि 7 से कम अम्ल, 7 से अधिक क्षारक, ये तो हम पहले बता चुके हैं। ठीक है, चलो अब बात आता है यहाँ पे प्रबल क्षारक क्या, प्रबल अम्ल क्या होता है, दुर्बल अम्ल क्या होता है। प्रबल क्षारक क्या होता है, यहाँ क्षारक होगा। ठीक है, और दुर्बल क्षारक क्या होता है और प्रबल क्षारक क्या होता है, तो दोनों को यहाँ पे आप लोग को बताना है। जी हाँ बच्चों, अगर 7 से जितना कम होते जाएगा, जितना भी कम होते जाएगा, वह क्या होगा, प्रबल अम्ल बढ़ते जाएगा। यानी कि अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, किसी भी विलयन का pH मान 4 है और किसी का विलयन का pH मान क्या है, 5 है। इसमें बताया कि प्रबल अम्ल कौन सा होगा बच्चों, तो प्रबल अम्ल जो होगा वो 4 होगा। कितना होगा, 4 होगा प्रबल अम्ल, और दुर्बल अम्ल बोला तो 5 होगा। प्रबल अम्ल यानी कि ये जितना घटते जाएगा वह प्रबल होते जाएगा। ठीक है, मजबूत होते जाएगा। प्रबल मतलब मजबूत, ठीक है, और दुर्बल मतलब कमजोर। तो यहाँ पे आप लोग का जितना घटते जाएगा, 1, 2 जितना घटते जाएगा वो क्या होगा, प्रबल अम्ल होगा। देखो यहाँ पे प्रबल अम्ल लिखा हुआ है ना। चलो इसके बाद जितना वो बढ़ते जाएगा धीरे धीरे, वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल होते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। उसके बाद एक ऐसा समय आएगा जब आप उदासीन हो जाएगा। अब उदासीन होने के बाद क्या होगा बच्चों कि 8, 9, 10 इस तरह से किसी का pH मान होगा। अगर मान लो कि pH मान किसी का 9 है और किसी का 10 है, ठीक है, तो एक होता है प्रबल क्षारक और एक होता है दुर्बल क्षारक। ठीक है, दुर्बल क्षारक और प्रबल क्षारक। तो दुर्बल क्षारक जो 9 हो, 10 हो, ये सब दुर्बल क्षारक में आ जाएगा, और प्रबल क्षारक में 12, 13, 14 ये जितना भी इधर आएगा। ठीक है, यानी 14 तक ही होना चाहिए। अब बात करें यहाँ पे 9 और 10, किसी का pH मान 9 है, किसी का 10 है, तो यहाँ पे आपको बताना है कौन सा अम्ल है, कौन सा क्षारक है, प्रबल क्षारक है और कौन सा दुर्बल क्षारक है। तो ये जो है ना बच्चों 9, वो क्या है, दुर्बल क्षारक है, और ये क्या है, प्रबल क्षारक है। समझ में आ रहा है बात। ठीक है, ये जितना बढ़ते जाएगा वो प्रबल होते जाएगा। ठीक है, अम्ल में जस्ट इसका उल्टा होता है। ये pH स्केल क्या होता है बच्चों, ये अम्ल और क्षारक या उदासीन कोई भी चीज़ को मापने का काम करता है। ठीक है, तो ये स्केल अगर आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत ही आसान है आगे पढ़ना। ठीक है, चलो आगे देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अम्लीय घोल का pH मान होता है 7, 7 से कम या 7 से अधिक। तो मैंने अभी बताया कि अम्ल जो होता है ना बच्चों, अम्ल जो होता है वो उसका pH मान जो होता है 7 से हमेशा कम होता है। 7 से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, और क्षारक क्या होता है, 7 से अधिक होता है। मैंने बताया था अभी यहाँ पे। ठीक है, pH स्केल में मैंने बताया था कि 7 से कम क्या होता है, अम्ल होता है, 7 से अधिक क्या होता है, क्षारक होता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, क्षार घोल का pH मान होता है। तो क्षार घोल का pH मान कितना होता है बच्चों, 7 से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदासीन घोल का pH मान कितना होता है। तो ये तो आप लोग बता दिए, उदासीन कितना होता है, 7 के बराबर होता है। तो 7 कहाँ दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 में दिख रहा है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग बच्चों 9 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, सामान्य व्यक्ति का रक्त का pH मान कितना होता है। तो आप लोग को बताना है रक्त का pH मान। इसी तरह से देखो कहीं कहीं रक्त का pH मान होता है, कभी दूध का होता है,
टमाटर का होता है, सब चीज़ का कुछ ना कुछ पीएच मान होता है। ठीक है, तो रक्त का पीएच मान कितना होता है बच्चों, वो आपको बताना है यहाँ पर। तो रक्त का जो पीएच मान होता है बच्चों वो 7.4 होता है। कितना होता है, 7.4। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे इसी तरह से आते हैं, प्रबल अम्ल क्या है। ठीक है, यानी ताकतवर अम्ल क्या है, सबसे ज़्यादा अम्ल, ठीक है, जिसका सबसे पीएच मान कम है, वो कौन सा है। तो वो क्या है बच्चों, वो HCl है। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका 1 इसका राइट हो जाएगा, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये क्या है, प्रबल अम्ल है ना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं अगला क्वेश्चन में, निम्न में दुर्बल अम्ल कौन सा है, यानी कमजोर अम्ल है ना, यानी कि जिसका पीएच मान क्या हो, 7 से कम हो, है ना, जैसे 6 हो, 5 हो, यानी कि इस तरह से। तो बताइए इसमें से कौन सा आंसर होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, CH3COOH, ये क्या है, दुर्बल अम्ल है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 12 नंबर सवाल में, प्रबल क्षारक क्या है, ताकतवर वाला क्षारक कौन सा है जिसका पीएच मान लगभग 14 के आसपास हो, 14, 13.5 इस तरह से। तो बताइए यहाँ पे प्रबल क्षारक कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, है ना, इस तरह से तो बताना है आप लोगों को। तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 13 नंबर सवाल में। 13 नंबर सवाल क्या बोल रहा है बच्चों, निम्न में कौन दुर्बल क्षारक है। तो दुर्बल क्षारक यहाँ पे बताना है आपको। ठीक है, कौन सा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा बच्चों, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्लियर है, चलो ये दुर्बल क्षारक है। ठीक है, कुछ यहाँ देख लेना अच्छे से। बाकी देखिए यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, लिटमस विलियन बैगनी रंग का रंजक होता है जो निम्न में से किससे निकाला जाता है, लिचेन, लाल पत्ता गोभी, हल्दी, पेटूनिया। तो मैंने अभी शुरू में ही बता दिया था, जो लिटमस पत्र होता है, लिटमस जो होता है वो कहाँ से, किस पौधे से निकाला जाता है, लिचेन नामक पौधा से। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग 15 नंबर सवाल, साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है। तो आप लोग को एकदम आंख बंद करके याद होना चाहिए बच्चों, जो साधारण नमक का सूत्र है वो NaCl है। क्या है, NaCl। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बताना है आप लोग को, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या फिर सोडियम कार्बोनेट। तो आपको बताना है इसमें सही उत्तर बच्चों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, विरंजक चूर्ण का, जिसको हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। आगे आते हैं, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा, जो आप लोग पाव रोटी, पाव भाजी में जो मिलाते हैं, है ना, तो वो उसका जो रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट। ठीक है, तो इस सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट क्या होता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र का नाम है। ठीक है, रासायनिक सूत्र है ये। इसके बाद हम लोग देखते हैं, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यौगिक का प्रचलित नाम क्या है, CaOCl2 किसका नाम है। तो बताइए जल्दी से, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, विरंजक चूर्ण, धोने का सोडा, बेकिंग सोडा, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा विरंजक चूर्ण, चूँकि आप लोग को पता है विरंजक चूर्ण का ही सूत्र है क्या, CaOCl2। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग 19 नंबर सवाल, क्या लिखा हुआ है बच्चों, धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो धोने का सोडा जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक है, और सोडियम कार्बोनेट टेंजल। ठीक है, तो आपको बताना है ठीक है, डेका हाइड्रेट। ठीक है, यहाँ तो आपको बताना है कौन सा आंसर सही होगा। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, धोने का सोडा का ये सूत्र है। चलो इसके बाद देखते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है बच्चों। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या है, कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, 2Zl और कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, H2O, है ना। इसी तरह से आप लोग को यहाँ पे बताना है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3, कैल्शियम सल्फेट अर्ध हाइड्रेट। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका नहीं, 3rd जो है इसका सही हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है ये। ठीक है, जो चिकित्सा जो डॉक्टर लोग यूज़ करता है, किसी का हाथ वगैरह टूट जाता है ना, तो वहाँ पे बैंडेज करने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग किया जाता है। ये सूत्र आप लोग याद रखिएगा, जुबान पे याद रखना है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं 21 नंबर सवाल में,
जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है दोस्तों, वही क्या होता है, जिप्सम बन जाता है बाद में, जब उसमें जल मिलाते हैं हम लोग। तो इसमें आप लोग को ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम सल्फेट 2 जल, ठीक है, और यहाँ पे फिर अगला कोई ऑप्शन दिया हुआ है फिर, ठीक है। तो आपको बताना है यहाँ इसमें से सही उत्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कैल्शियम सल्फेट 2 जल, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम लोग 22 में। क्या लिखा हुआ है? संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है? ठीक है, तो संगमरमर जिससे ताजमहल को बनाया गया है, बताइए उसका सूत्र क्या है? तो ऑप्शन दिया हुआ यहाँ पे 4, आप लोग को सही उत्तर बताना है। तो संगमरमर का जो रासायनिक सूत्र होता है ना बच्चों, ये होता है ऑप्शन नंबर 1 कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसमें आपसे आप लोग को 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में से आप लोग को बताना है क्या क्या है। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चूना जल का ये क्या है? रासायनिक सूत्र है। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 24 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो ग्लूकोज का सूत्र आप लोग को याद रखना है, ठीक है। ग्लूकोज का सूत्र जो होता है बच्चों C6H12O6, ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। मैंने भी जब इसकी पढ़ाई कर रही थी उसमें इसको बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, हंसते हंसते इसको याद किया था। तो आप लोग भी इसका ग्लूकोज का सूत्र को याद कर लो, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं चीनी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो आप लोग को बताना है, यहाँ पे ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर 2, ठीक है, C12H22 और O11, ठीक है, ये होता है इसका राइट आंसर, चीनी का सूत्र, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं, क्या लिखा हुआ है? टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग होता है? तो आपको बताना है यहाँ उत्तर सही दोस्तों, कि जो टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए जो चिकित्सा डॉक्टर लोग हैं, वो किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग करता है? तो मैंने बताया था क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस से क्या करता है? टूटी हुई हड्डियों को स्थिर रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है 27 नंबर सवाल में? कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, ठीक है। कठोर जल को क्या करता है? ये मृदु करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यानी कि ये धोने का सोडा का एक सूत्र है। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 28 के सवाल में, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? उस पदार्थ का नाम बताएं जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन दिया हुआ है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कार्बोनेट, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 1 ये क्या करता है? क्लोरीन से क्रिया करता है और क्या करता है? विरंजक चूर्ण बनाता है, विरंजक चूर्ण का क्या करता है? निर्माण करता है। आगे देखते हैं 29 नंबर सवाल दोस्तों। यहाँ पे 29 नंबर सवाल क्या है? कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो उसका पीएच मान क्या होगा? क्या कर रहा है? लाल को नीला कर रहा है। क्या कर रहा है? लाल को नीला, तो ये क्या हुआ? क्षारक हुआ। क्या हुआ? क्षारक। लाल को नीला कर रहा है तो क्या हुआ? क्षारक हुआ। अब ये क्षारक का पीएच मान क्या होगा? 11 होगा, 10 होगा, या 5 होगा, या दोनों होगा? तो बच्चों 10 और 11 दोनों होगा, चूंकि 7 से अधिक, क्षारक में क्या है? 7 से अधिक और 14 से कम है ना, 7 से अधिक। तो 7 से अधिक यहाँ पे कौन कौन से दिख रहा है? 10 और 11। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग, किसी विलयन का पीएच मान 5 होगा है तो वह होगा अम्ल, क्षारक, लवण, या इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग को बता दिए थे 7 से कम हो तो वो क्या होता है? अम्ल है, ठीक है। और 5 जो संख्या है वो क्या है? 7 से कम है, तो ये क्या हुआ? अम्ल हुआ। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग 31 नंबर सवाल। निम्न में पीएच का मान कौन सा क्षारक विलयन का मान देती है? 2, 7, 6, 13। तो क्षारक विलयन का जो मान देती है वो क्या है? 13 है ना, चूंकि 7 से अधिक होना चाहिए, 7 से अधिक क्या है? 13। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो बच्चों सिरका में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है
एसिटिक अम्ल क्या होता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें बहुत ध्यानपूर्वक से आप लोग को याद करना है और सही सही उत्तर आप लोग को देना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। इसके बाद देखते हैं हम लोग 33 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ? नीचे दिए गए प्राकृतिक स्रोत में ऑक्सैलिक अम्ल होता है, तो इसमें से आप लोग को बताना है टमाटर में या इमली में या चींटी के डंक में या बिच्छू के डंक में। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। टमाटर में क्या होता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। चलो इसके बाद देखते हैं हम लोग 34 नंबर। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताइए, नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मेथनोइक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या टार्टिक अम्ल? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मेथनोइक अम्ल। जो बिच्छू के डंक में जो पाया जाता है जो अम्ल, वो क्या होता है? मेथनोइक अम्ल होता है। आगे देखिए यहाँ पे संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है बच्चों? तो बताइए जल्दी से, संतरा में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या सिट्रिक अम्ल या टार्टिक अम्ल? तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा, संतरा में जो पाया जाता है वो सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं हम लोग, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो संतरा, इमली या सिरका या टमाटर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिरका, चूंकि आप लोगों को पता है सिरका में कौन सा पाया जाता है? एसिटिक अम्ल। ठीक है, तो वही क्वेश्चन को घुमा के पूछा, एसिटिक अम्ल किसका अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो सिरका है। क्लियर है बच्चों? आपको अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो, अगर कर दिए हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? 37 नंबर। टार्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो इमली, टमाटर, सिरका या संतरा? तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, इमली। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टिक अम्ल पाया जाता है। चलो अगला देखते हैं हम लोग, 38 नंबर सवाल। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो बताइए इसमें सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? संतरा, टमाटर, दही या इमली? तो सिट्रिक अम्ल किस में पाया जाता है? आप लोग को पता है, मैंने पहले बता दिया है कि संतरा में क्या होता है? सिट्रिक अम्ल होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, दांत का कठोरतम भाग क्या है? डेंटाइन, इनेमल या मज्जा गुहा या केनाइन? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, इनेमल। क्या पाया जाता है? दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है वो। ठीक है, चलो इसके बाद लास्ट सवाल हम लोग देख लेते हैं एक बार। क्या लिखा हुआ है? दंत क्षय का कारण है वायरल संक्रमण, दूषित पानी या बैक्टीरियल संक्रमण या वंशानुगत कारण? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बैक्टीरियल संक्रमण के कारण क्या हो रहा है? होता है दंत का क्षय होता है। ठीक है, तो ये था बच्चों पूरा का पूरा आप लोग का 40 सवाल। ठीक है, जो कि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो बार बार रिपीट किया जा रहा है। प्रीवियस ईयर से आज तक का क्वेश्चन ये रिपीट किया जा रहा है। ठीक है, तो मैं वही क्वेश्चन को डाला हूँ जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जा रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो बच्चों ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सभी लोग को हेल्प कीजिए। ठीक है, ताकि सब लोग को हेल्प मिल सके। आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो। चलिए बच्चों, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।